किस तरीके से देख रहे हैं अभी के परिवेश में बाबा साहब ने जो हम लोगों को बताया, जो शिक्षा दिया है, उसका किस तरीके से समावेश किया? देखिए, अगर विश्वविद्यालयों में, कॉलेजेस में या हायर एजुकेशन में अगर इस समय पे आप देखें तो जो समाज का वंचित वर्ग है उसकी उपस्थिति बहुत उत्साहजनक है। आप स्टूडेंट्स के उसमें देख सकते हैं, आप इवन टीचर्स, प्रोफेसर्स हैं, उनके रूप में देख सकते हैं, अपनी बात को काफ़ी मजबूती के साथ वो रख रहे हैं। और कोई ऐसा मुझे नहीं लगता कि अब क्षेत्र है जहाँ पे बाबा साहब ने जो अपना एक विरासत छोड़ी थी उस पर किसी प्रकार की कहीं समस्या नज़र आ रही है। ये बात और है कि क्योंकि इतना बड़े स्तर पे समस्या रही, इतने बड़े स्तर पे अन्याय अत्याचार रहा है, इसलिए समाज के बहुत सारे लोग अभी भी गाँव में खासतौर पर जो रहने वाले लोग हैं उनको बहुत अन्याय अत्याचार का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जिन लोगों ने थोड़ा सा भी अपने आप को शिक्षित किया है, अपने आप को जो नई तकनीकी व्यवस्था है उसमें पारंगत किया है, तो वो आगे बढ़ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि पिछले 60-70 साल के अंदर एक अच्छा खासा विकास हुआ। जी, समतामूलक समाज की स्थापना करने की बात बाबा साहब बार बार करते हैं और वो होना भी चाहिए, क्योंकि तभी समाज हमारा जो है वो डेवलप हो पाएगा, एक जैसा हो पाएगा। लेकिन क्या अभी जो परोक्ष परिस्थिति है, क्या इसमें ये संभावनाएं ढूंढ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं? हाँ, क्योंकि जैसा मैं कह रहा था कि देखिए, अब आप दिल्ली के दिल कनाट प्लेस में बैठ के इस तरह की बातें कर पा रहे हैं, तो ये एक सकारात्मक पहल होगी। मुझे लगता है कि एक सकारात्मक हमारा प्रतीक है कि व्यवस्था में काफ़ी कुछ बदलाव आ रहा है, क्योंकि इतने ज़्यादा बड़े स्तर पे प्रॉब्लम रही है तो लगता है कि भाई कुछ समस्याएं अभी बनी हुई हैं, जैसे कि छुपकर बहुत सारे भेदभाव किए जाते हैं, बहुत सारे उस तरह के अन्याय अत्याचार हो रहे हैं जो नहीं होने चाहिए। लेकिन उसके बावजूद चाहे आप सिविल सर्विसेज में देखें, यूनिवर्सिटीज़ में देखें, ऑफिस में देखें, किसी भी इंस्टीट्यूशन में देख लीजिए, अच्छी खासी भागीदारी अब हो रही है। तो ये सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब का जो संविधान है, बाबा साहब का जो आंदोलन है, मुझे लगता है उसी का प्रतिफल है जो चीज़ें बढ़ी है। जी सर, समतामूलक समाज की बात के साथ साथ में इस कड़ी में एक अहम सवाल ये है कि संसाधनों के अभाव में आज भी जूझ रहा है बहुजन समाज, इस पर क्या कहेंगे सर? ये क्योंकि सही में बहुत महत्वपूर्ण बात है। देश के जो संसाधन हैं जिनको हम चाहे नेचुरल रिसोर्सेज के रूप में देखें या स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज के रूप में देखें, वहाँ पे अभी उस तरह की भागीदारी नहीं हो पा रही है। ये अभी प्रतीकात्मक हो पाई है। बड़े से बड़े स्टेट्स, राज्यों की बात कर रहे हैं, राजधानी की बात नहीं कर रहे, भारत के कई राज्यों की बात कर रहे हैं जहाँ पर मेडिकल मतलब जो मेडिकल की सुविधाएं, संसाधन की बात आ जाती है फिर से, ज़्यादा बेटर नहीं है और दूरियां तय करने में ही समय निकल जाता है और जान चली जाती है। देखिए, अभी मतलब इसका एक पैमाना तो आप यही देख सकते हैं कि भाई सरकार बड़ी मतलब पता नहीं क्यों उनको इतना गर्व इस बात पे होता है, ये बताते हुए कि भाई 80 करोड़ लोग जो है उनको हम खाना खिला रहे हैं। ये तो एक बहुत कमजोर हमारा जो है पहलू है कि देश के अंदर 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको अपने पैरों पे खड़े होने का अभी उनकी कार्यकुशलता नहीं है, उनके पास इतने संसाधन नहीं है। और जहाँ तक शिक्षा की बात है, रोजगार की बात है या स्वास्थ्य की बात है, उसमें तो बहुत ज़्यादा गुंजाइश है, उसमें बहुत ज़्यादा गुंजाइश है और समाज का उसके अंदर हर तबका पिस रहा है। एजुकेशन लेवल पर देखें तो बहुत सारे सरकारी स्कूल इस समय बंद किए जा रहे हैं, उसका पिछले 10 साल के अंदर या 12 साल के अंदर जब से राइट टू एजुकेशन हुआ है, लगभग 1.25 लाख स्कूल भारत में बंद हुए हैं। 1 लाख से 1.25 लाख स्कूल भारत में बंद हुए हैं। तो जो 6 लाख स्कूल चल रहे थे वो 5.5 लाख हो गए हैं। और ये स्कूल आमतौर पर उस जगह पे बंद किए गए जहाँ पे वंचित शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी की संख्या ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सुविधा नहीं है, वहाँ पे संसाधन नहीं है, वहाँ पे जो है और बच्चों की कमी है। और इन स्कूलों को वहाँ से खत्म करके मर्ज कर दिया गया। मतलब जो समस्या पहले थी कि भाई इनको ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहिए, खासतौर पर जातिवादी क्षेत्रों में नहीं जाना चाहिए, उस जगह पे आपने स्कूलों को बनाया है। प्राइमरी स्तर पर मुझे लगता है कि शिक्षा को पूरी तरीके से ध्वस्त करने के बाद अब उच्च शिक्षा में भी बहुत ज़्यादा गड़बड़ करने का प्रयास किया जा रहा है, उसको प्राइवेटाइज करने का प्रयास किया जा रहा है। इसका एक नुकसान ये होगा कि यहाँ पे आप इतने लोगों को देख रहे हैं जो शिक्षित हो पाए, सरकारी शिक्षा से ही ज़्यादातर लोग यहाँ पे आ पाए हैं, उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो रही है।
थोड़ी सी नहीं सर, ये तो पूरा हम डीप, हाँ, इसको कह सकते हैं कि ये फंडामेंटल क्राइसिस है। और अगर शिक्षा को ध्वस्त कर दिया गया तो फिर हो सकता है कि ओवरऑल डिवैल्यूशन हो जाए। इसका सामाजिक तौर पे, सरकारी तौर पे हल क्या है आगे? देखिए, समाज कहीं ना कहीं खुद जिम्मेदार है इस चीज़ के लिए। किस तरह के रेस्पॉन्सिबल लीडरशिप आपको चाहिए, किस तरह की रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आपको चाहिए, किस तरह के खुद की अपनी सामाजिक ताकत को बढ़ाना चाहिए। क्योंकि हर चीज़ को हम ये नहीं कह सकते कि भाई दूसरा नहीं कर रहा, हर चीज़ को हम ये नहीं कह सकते कि सरकार नहीं कर रही है, सरकार नहीं कर रही। तो लोकतांत्रिक देश में आपकी अपनी खुद की सरकार है, आप जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी तो फिक्स करनी पड़ेगी ना किसी की। ये व्यक्ति समाज की जिम्मेदारी बनती है, समाज की जिम्मेदारी बनती है कि वो यहाँ पे संस्थाओं का लोकतांत्रिकरण करे और सरकार में भी अपनी बात को मजबूती से रखे। और सरकार अगर उनकी रोजी रोटी की, उनके स्वास्थ्य की, उनकी शिक्षा की व्यवस्था नहीं करेगी तो उसको भी मजबूर करे। सर, जाति और वर्ण की व्यवस्था जो बाबा साहब ने कहा कि इसका भेद होना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए, और ख़ास तौर पर अभी हम देख रहे हैं मौजूदा स्थिति जो हमारी है वो बिल्कुल जाति और वर्ण की व्यवस्था पर ही चुनाव लड़ा जा रहा है। और जगह जगह हर एक राज्यों में जातिगत जनगणना को भी कराने की मांग जोरों से। इस पर क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि राजनीति शास्त्र पे आप ज्ञाता हैं? और देखिए, जाति को दो तरीके से देखा जाना चाहिए। जाति का फायदा उठाने वाले लोग और जाति से लोगों को दबाने वाले लोग, जाति के शिकार लोग और जाति के लाभार्थी लोग। जाति के लाभार्थी लोगों ने जाति व्यवस्था को बनाया जाति का आधार बना के, और जो जाति के शिकार लोग हैं वो जाति को आधार बना के जाति को खत्म करना चाहते हैं। तो चाहे वो जनगणना की बात हो या और किसी भी सरकारी स्कीम की बात हो, तो ये जाति को विध्वंस करने की जो लड़ाई है, ये लड़ाई मैं समझता हूँ कि पिछले 100 साल से बहुत मजबूती से बढ़ रही है। और बाबा साहब ने 1936 में जो जाति का विध्वंस किताब लिखी, 2036 तक आते आते इसमें मुकम्मल सफलता हमें मिलनी चाहिए। अभी उस तरीके से चीज़ें नहीं हैं जो होनी चाहिए, लेकिन आप देख रहे हैं कि भाई आज की तारीख में जब आप अच्छे से अपनी बात को कह पा रहे हैं, अच्छे से खाना आप खा पा रहे हैं, अच्छे से रह पा रहे हैं, अच्छी सुविधाओं का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें इस चीज़ को देखना पड़ेगा कि आप खुद अगर चाह लें तो जाति को ध्वस्त कर सकते हैं। अगर हम ये कहना, मतलब अगर मैं यहाँ पे खड़ा होकर ये कह सकता हूँ कि मेरे साथ जातिगत अत्याचार नहीं होता, दूसरा व्यक्ति ये खड़ा होकर कह सके कि वो जातिगत अत्याचार नहीं करता है, तो ये बहुत बड़ी बात हो सकती है। लेकिन ऐसे अभी कम लोग सामने आ पा रहे हैं। हर व्यक्ति के सामने कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अत्याचार तो हुआ है, उसके साथ भेदभाव तो हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ ये बात भी सही है कि सैकड़ों जातिवादियों को ध्वस्त करके लोग आगे बढ़े हैं। सैकड़ों द्रोणाचार्यों को उनका पाठ पढ़ा के उनकी जो है खुद छाती पे मुंह डाल के यहाँ तक ऐसे मुहिम में जो स्टूडेंट वर्ग के लोग हैं, खासतौर पर जो शिक्षाविद हैं, इनको थोड़ा समाज के सामने आने की जरूरत है और उनके विचारों को। देखिए, सभी को मैं कहूँगा कि सिर्फ शिक्षा वालों का ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है। बाबा साहब ने कहा बौद्धिक वर्ग की जिम्मेदारी ज़्यादा है कि वो समाज का नेतृत्व करे, लेकिन यहाँ तो बौद्धिक वर्ग सिर्फ वही नहीं है ना कि जो पढ़ा लिखा है। अगर पढ़ा लिखा बौद्धिक वर्ग होता तो यहाँ तो हजारों साल से इस तरह की व्यवस्था क्यों होती? तो पढ़े लिखे में भी किस तरह की सामाजिक चेतना कैसी है, सामाजिक प्रतिबद्धता कैसी है, ये महत्वपूर्ण है। इसलिए भारत में पे बैक टू सोसाइटी का जो आंदोलन है वो पढ़े लिखे लोगों ने, खासतौर पर सरकारी कर्मचारियों ने चलाया, और पिछले 30-40 साल से आप उसका परिणाम भी देख रहे हैं कि सैकड़ों नहीं हजारों लाखों की संख्या में स्कूल्स की, यूनिवर्सिटीज की व्यवस्था की जा रही है समाज के द्वारा। ये एक सकारात्मक चीज नजर आ रही है। फेडरेशन ऑफ बहुजन टेलीकॉम ऑर्गेनाइजेशन ने आज बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बर्थडे सेलिब्रेट किया है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत साधुवाद की समतामूलक समाज की बात भी की है और मजबूती से फिर सामने आएंगे। जय भीम। थैंक यू वेरी मच।